हे गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अवर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल मेड पाथ विथ मी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IBA 2025 की केमिस्ट्री। आज हम 2025 की केमिस्ट्री सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसको फील करेंगे। चले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला जो सवाल है वो है स्टैंडर्ड सेलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या वैल्यू होती है। जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो होता है 0 सेंटीग्रेड, एंड जो प्रेशर होता है वो होता है 180 एम। 180 एम किसके बराबर है? 760 टोर के बराबर है। 760 टोर एंड 180 एम 760 टोर के बराबर है, एंड 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर है। एंड जो 0 सेंटीग्रेड है वो है 273 केल्विन के बराबर है, जो कि बराबर है 32 फ़ारेनहीट के। तो इनमें से कोई भी आ जाए आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको ये पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले ऑप्शन पर, जो कि ये ए इसमें है स्टैंडर्ड कंडीशन है जो है 180 एम। हाँ भाई ये तो सही है। दूसरा है 0 केल्विन। अरे नहीं भाई, 0 केल्विन नहीं, 0 सेंटीग्रेड है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाते हैं बी पर। बी पर है 760 टोर। हाँ भाई ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, हमने पढ़ा था, तो ये सही है। दूसरा है 25 सेंटीग्रेड। अरे नहीं भाई, 0 सेंटीग्रेड होता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पर, 2 बार। नहीं भाई ये तो गलत है, 25 सेंटीग्रेड। अरे भाई ये भी गलत है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है डी। डी में है 14.7 PSI। अरे हाँ भाई हमने ये पढ़ा था, 14.7 PSI वह स्टैंडर्ड कंडीशन है। दूसरा है 0 सेंटीग्रेड। अरे हाँ भाई ये भी हमने पढ़ा है कि 0 सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन क्या है? तो स्टेट फंक्शन वो है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं होता। एंड किस पर डिपेंड होता है? पाथ पर डिपेंड नहीं होता, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है। एंड इसका जो एग्जांपल्स है वो है यूएसएस PTVG। ठीक है, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, एच मतलब एंथैल्पी, एस मतलब एंट्रोपी, पी मतलब प्रेशर, टी मतलब टेम्परेचर, वी मतलब वॉल्यूम, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। तो अब स्टेट फंक्शन क्या है भाई? ये यूएसएस PTVG है। मतलब जो भी यूएसएस PTVG है वो है स्टेट फंक्शन। अब ऑप्शंस पर आ जाते हैं। अब तो पता चल गया होगा कि जो स्टेट फंक्शन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहला है एंथैल्पी। अरे हाँ भाई हमने पढ़ा है कि जो एंथैल्पी है वो स्टेट फंक्शन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है वर्क। यहाँ पे आपको कहीं भी वर्क दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं सी पर, इंटरनल एनर्जी। अरे हाँ भाई हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी गलत हो गया। एंड पी प्रेशर, PTVG, तो प्रेशर प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है भाई, ये तो बच्चों का सवाल है। फॉर्मिक एसिड जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। मतलब ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इथेनॉल के साथ। इथेनॉल मतलब अल्कोहल। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिले तो क्या बनता है? बच्चों बच्चों को पता है, यहाँ पर एस्टर मिलता है, एस्टर प्लस वाटर। एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अपने चौथे सवाल पर। ये भी सेम सवाल है। फॉर्मिक एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलता है तो स्टेरिफिकेशन होता है, एस्टर मिलता है। इसका भी राइट आंसर ए हो गया। अब आ जाते हैं अपने पांचवें सवाल पर, जो कि है के इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकॉज इट इज। अभी हमसे के पूछ रहा है, ठीक है। हमें तो पता है कि रेट क्या होता है? रेट इजकल्स टू के इजकल टू ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। बी क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। हमें के का पूछा है तो हम यहाँ से के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? के इजकल्स टू रेट, ए बी यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन। अभी यहाँ से के क्या बन गया? के इजकल टू रेट, हाँ भाई रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन। हाँ भाई पर यूनिट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ए एंड बी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए राइट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर।
जो कि बहुत हलवा सवाल है। विच क्वेश्चन इज यूज टू डिस्क्राइब कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन फॉर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एन मोल के लिए पूछ रहा है भाई, हमें पता है पी वी इजकल्स टू एन आर टी, तो एन क्या हो गया इसमें से, एन इजकल्स टू पी वी बाई आर टी। तो इनमें से नहीं भाई, ये तो गलत है, पी बाई आर टी, पी वी बाई आर टी, हाँ भाई ये सही सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। चलो अब आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फॉर अल्कोहल। इसमें से हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2 वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, एंड दूसरा है रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक्स होता है उसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन। अब हम कैसे याद करें इसका रिएक्शन, इसका एग्जांपल डिहाइड्रेशन है, कुछ नहीं भाई, CD याद कर ले, CD जो जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है उसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन। एंड वो रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो उसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेशन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, इसमें भी पहले O आ रहा है, इसमें भी पहले O आ रहा है। जो रिएक्शन है उसमें वो रिएक्शन जिनमें पहले CO बॉन्ड ब्रेक होता है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन उसमें कैसे होता है, टर्शियरी हाई होता है, सेकेंडरी देन प्राइमरी। एंड वो रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें ऐसा होता है, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। अभी आप कहेंगे भाई कैसे याद करें कि किस में टर्शियरी ज़्यादा होता है किस में प्राइमरी ज़्यादा होता है, कुछ नहीं करना भाई, ABC ये थर्ड पर आ रहा है तो इसमें थर्ड हाईएस्ट होगा। तो मतलब जो बॉन्ड वो रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, C थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ABC 3 लेवल पे आ रहा है, तो इसमें टर्शियरी हाईएस्ट होगा। एंड जो बचा उसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा वो प्राइमरी उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, तो डिहाइड्रेशन किसका एग्जांपल है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है, CO बॉन्ड ABC 3 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, टर्शियरी हाईएस्ट होगा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर जो कि है फॉर विच ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी इसमें 2 टाइप के रिएक्शन होता है, एक होते हैं एंडोथर्मिक, दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में कुछ नहीं होता भाई, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा H नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक में Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, एक्सोथर्मिक में Kc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एंड इसका मतलब है एंडोथर्मिक में Kc इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एंड एक्सोथर्मिक में Kc इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द Kc इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम इनमें से वो रिएक्शन ढूंढ रहा है जो कि एंडोथर्मिक है। ठीक है, पहले जो रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, इसमें डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमें यहाँ से एंडो फाइंड करना है। एंड दूसरा क्या है, NaOH रिएक्ट विथ HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, यहाँ भी डेल्टा H नेगेटिव होता है, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2O3, ये क्या है, कंटेक्ट प्रोसेस है, इसमें भी डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H नेगेटिव मतलब ये एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन है जो डी, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब Kc इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी, इसमें भाई कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको याद करना है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रो एफिनिटी का ऑर्डर, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रो एफिनिटी भी पूछ सकता है। आपको इलेक्ट्रो एफिनिटी याद करनी है, जस्ट बॉन्ड एनर्जी खुद ही आ जाएगी। इलेक्ट्रो एफिनिटी आपको याद करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, एंड फ्लोराइड को यहाँ कर दो तो ये बन गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फ्लोराइड को यहाँ कर दो तो क्या बन गया, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हाइड्रोजन आयोडाइड। जस्ट आपको ये सिंपल याद करना है। चले अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है, हाइड्रोजन क्लोराइड पे, तो ये तो अभी कट हो गया, ये तो अभी कट हो गया, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। सेकंड पर किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये भी कट हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए हमारा राइट आंसर हो गया 9th क्वेश्चन का। आप इलेक्ट्रो एफिनिटी ऑर्डर भी याद कर लें, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर भी याद करें।
इस साल IBA ने बॉन्ड एनर्जी पूछा है, हो सकता है कि 2026 IBA में इलेक्ट्रोएफिनिटी ऑर्डर पूछ ले, तो आपको दोनों को याद करना होगा। अभी चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पर। ये भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। विच रीजेंट यूज्ड एंड कंडीशन आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन शोन। यहाँ पे टोल्यूइन जो है वो दे रहा है पैराक्लोरोटोल्यूइन। पहले तो मैं आपको ये फील करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। जो टोल्यूइन है उस पर CH3 है बेंजीन के ऊपर, वो है ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर मतलब जो AlCl3 जो इसके प्रेजेंस में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा आइदर ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन या पैराक्लोरोटोल्यूइन। ये दोनों हो सकते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ऑर्थो पर है, यहाँ पर क्लोरीन पैरा पोजीशन है, तो ये दोनों सही है। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो कौन सा बाई कैटलिस्ट यूज होता है, रीजेंट यूज होता है जब पैराक्लोरोटोल्यूइन यूज होता है, तो कौन सा यूज होता है, AlCl3 यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अभी भाई यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो इसमें क्या होगा भाई प्रोडक्ट, ये भी सवाल आ सकता है। हो सकता है 2026 IBA में ये सवाल आ जाए कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टोल्यूइन क्या देगा। तो भाई टेंशन ना ले, मेड पाथ विथ मी है ना। तो यहाँ पर टोल्यूइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टोल्यूइन ये प्रोडक्ट देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये देगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, पैराक्लोरोटोल्यूइन। एंड क्वेश्चन में यही पूछा है कि टोल्यूइन पैराक्लोरोटोल्यूइन कब देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चले अब चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। आयुपेक नेम ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कार्बन में पहली पोजीशन लगा दे, सेकंड पोजीशन लगा दे, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो तो N, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, ठीक है। यहाँ पे इन है तो सीधा सीधा हटा दे, यहाँ पर इथ एन है तो ये भी सीधा सीधा हटा दे। अब बच्चा ए, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो है बी एंड डी। अब आ जाते हैं पहले बी पे, क्लोरो इथाइन। अरे हाँ भाई ये तो क्लोरो इथाइन है ना, 1 पर क्लोरो इथाइन, ये इसका आयुपेक नेम है, ये बी राइट आंसर है, क्लोरो इथाइन। तो भाई डी क्या है, डी क्या है भाई, ये डी कुछ भी नहीं है, इसका कॉमन नेम है। हो सकता है IBA 2026 में ये आ जाए कि कॉमन नेम कौन सा है, तो ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। एंड क्लोरो इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना, थाइन इथाइन, तो इसमें बी राइट आंसर हो गया, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। एंड जो इथाइल क्लोराइड है वो है कॉमन नेम, एंड जो बी है वो है आयुपेक नेम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर। The order of reactivity of following alkyl halide, R मतलब alkyl, X मतलब halide for SN reaction is, भाई कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये आपको याद करना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हेलोजन की SN रिएक्शन में, वो अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है, देन अल्काइल ब्रोमाइड की, देन अल्काइल क्लोराइड की, देन अल्काइल फ्लोराइड की। तो यहाँ से क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है अब चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रिमेंबरिंग वाली चीज़ें जो आपको याद करनी है। 0.053 नैनोमीटर जो कि बराबर है 0.53 एंगस्ट्रॉम के, दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, 0.053 नैनोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पर। द आयुपेक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन, पहले को आप तो पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन क्या है। एसिटाइलिन इथाइन है, इथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड, एंड जो विनाइल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH। अब इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, विनाइल एसिटाइलिन। अब हम बना देते CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये क्या हो गया, विनाइल एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे, एक लग जाएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब हमें इसका आयुपेक नेम फाइंड करना है इसका, ये क्या है, विनाइल एसिटाइलिन है, ठीक है। अब हम करेंगे पहले 1 2 3
4, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है, एंड ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका नेम बनाएंगे। पहले तो आप काउंट कर ले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, मतलब ये क्या बनेगा, ब्यूट। पहले क्या बनेगा, ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या बनता है, ब्यूट बनता है। एंड इसको 1 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिखा है ना 1 पे डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1 इन। ठीक है, एंड 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 3 आइन। तो आईयूपीएक नेम क्या बन गया, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो यहाँ से आंसर ढूंढे, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ए इज अ राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अपने 15 क्वेश्चन पर। विच एटम हैज एट लीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एट डम्बेल शेप ऑर्बिटल। पहले तो आपको पता होना चाहिए डम्बेल मतलब क्या है, किस सब शेल का स्ट्रक्चर डम्बेल होता है। तो मैंने ये लिख दिया है कि जो एस सब शेल है उसका शेप स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल होता है, जो डी है उसका डबल डम्बेल शेप होता है, जो एफ होता है उसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम है सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डम्बेल शेप ऑर्बिटल, मतलब पी में किसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये सवाल है, ये सवाल पूछ रहा है। तो हमें फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या है, एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1, तो इसमें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं हीलियम में। हीलियम में एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो 1s2। नहीं भाई, यहाँ तो p पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं लिथियम पर। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s1। यहाँ भी s में एक इलेक्ट्रॉन है, पर हमें वो फाइंड करना है जहाँ पर p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा d, अब यही सही होगा, बट हम फिर भी इसमें चेक करेंगे। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन में कितने एटॉमिक नंबर क्या है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। चले अब देखते हैं 1s2 2s2 2p1। हाँ भाई, सवाल यही पूछ रहा था कि p में एक इलेक्ट्रॉन किस में है, ये p में एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मस्ट याद होना चाहिए, एस पी डी एफ के सारे शेप्स याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 16th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव इज यूज्ड टू बॉन्ड ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी। कुछ भी नहीं करना भाई, कौन जोड़ता है चीज़ों को, ग्लू जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर ग्लू राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी हमारी चीज़ टूट जाती है उसको कौन जोड़ता है, ग्लू जोड़ता है। तो ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी को भी कौन जोड़ेगा, सुपर ग्लू जोड़ेगा। भाई ये तो हलवा क्वेश्चन है। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन में कितने बॉन्ड्स है, आप बहुत होशियार है, आपको पता होगा बेंजीन में टोटल 15 बॉन्ड्स है, जिनमें से 12 सिग्मा बॉन्ड्स है, एंड रिमेनिंग कितने बचे, 3 पाई बॉन्ड्स है। तो इनका रेशो निकाले सिग्मा बाय पाई बॉन्ड, सिग्मा बाय पाई बॉन्ड। सिग्मा कितने हैं बॉन्ड्स, 12, पाई कितने हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, 4:1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एडिशन पॉलीमर। ये भाई ये तो टेक्स्ट बुक की लाइन है, एडिशन पॉलीमर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड नाइलॉन 66 क्या है, बताएं भाई, नाइलॉन 66 क्या है, ये है कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी सवाल आ सकता है, आपको दोनों याद होने चाहिए कि जो एडिशन पॉलीमर है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जो बना है वो कौन सा है, नाइलॉन 66। पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पर। एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एट स्टार्ट, इसके लिए आपको दो बातें याद होनी चाहिए, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में एंड एंड ऑफ रिएक्शन में। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, एंड ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछा होता कि एंड में कौन सा रिएक्शन ज़्यादा है तो एवरेज राइट आंसर हो जाता, बट इस यहाँ पर पूछा है स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में क्या ज़्यादा है, तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनल ग्रुप इज
चेंज इनटू अल्केन इज कैरिड विदाउट, यहाँ पे कैटलिस्ट पूछ रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन का। आपको पता होना चाहिए कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसका जो कैटलिस्ट है वो है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बट अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे पूछे वोल्फ किस्नर रिडक्शन का कैटलिस्ट, तो उसका क्या है कैटलिस्ट, हाइड्राजिन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये भी आपको याद होना चाहिए। बट यहाँ पर पूछा है क्लेमेंसन रिडक्शन का कैटलिस्ट जो कि है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने 21 क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है, ये कह रहा है इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर, ये कह रहा है अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी की ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, एंड डिक्रीज क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। ये ग्रुप में मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये हमने कंक्लूड किया इस डेटा से। अब हम आ जाते हैं सवाल पर। ये क्या कहता है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी किसी की ग्रेटर है तो दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या अफेक्ट होता है, देखते हैं ए में। ए क्या कहता है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, मतलब ए गलत हो गया हमारा। अब आ जाते हैं बी पर। बी क्या कहता है, इफ़ आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ग्रेटर। बी ये कहता है, हम देखते हैं ये सही है या गलत। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एंड बी क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। ये गलत है, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं सी पर। सी क्या कह रहा है, अगर सी क्या कह रहा है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा, मेटालिक करेक्टर कम होगा, ये सी कह रहा है। अब देखते हैं ये सही है या गलत। हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा जो सवाल में दिया है तो उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। अरे हाँ भाई, यही तो दिया है इसी में, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका मेटालिक करेक्टर कम होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी हमारा राइट आंसर हो गया। आप ये सारी चार्ट याद कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। द मास ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रोड्यूस 51 ग्राम ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 gives 2NH3। ये तो बच्चों को पता होगा ये क्वेश्चन। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हाइड्रोजन में कितना मास होता है 2 ग्राम, यहाँ पर 3 एटम है तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम, यहाँ पर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है। अमोनिया का कितना है मास 17 ग्राम, एंड यहाँ पर 2 एटम है तो कितना हो गया 34 ग्राम। तो 6 ग्राम हेयर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। सवाल में क्या पूछ रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन बताएं अगर 51 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। सवाल कह रहा है हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा अगर अमोनिया 51 ग्राम प्रोड्यूस होगा। ये सवाल है भाई, ये सवाल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, ये देखें। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सवाल क्या पूछता है, हाइड्रोजन का ग्राम बताए। हम इसको x कंसीडर करेंगे। x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 51 ग्राम ऑफ अमोनिया, जो कि सवाल में दिया है, ठीक है। यहाँ से हम हाइड्रोजन फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये जो अमोनिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी तो आपको बेसिक मैथ्स आती होगी। हाँ मुझे पता है आपको आती होगी, आप बहुत होशियार हो, ठीक है। तो x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 51 ग्राम ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई 6 ग्राम ऑफ H2 डिवाइडेड 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है।
NH3 से कट कर दें, ठीक है। 17 की टेबल किसको आती है, नहीं आती तो भाई कोई मसला नहीं। 17 वन द 17, 17 टू द 34 ग्राम, 17 थ्री द 51, ओके। 17 टू द 34, 17 थ्री द 51, ओके। एंड 2 वन द 2, 2 थ्री द 6, यहाँ से आ गया। एंड 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 9। तो हमारा हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ वो 9 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 9 ग्राम, 9 ग्राम H2 का प्रोड्यूस हुआ, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। वेट वेट, ये तो हमारा आंसर आ गया, बट हो सकता है अगले साल हमें ग्राम नहीं पूछे, IBA मोल पूछ ले, तो हम मोल कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना भाई, हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास तो हमने फाइंड किया हाइड्रोजन का कितना है, 9 ग्राम, जो हमने फाइंड किया 9 ग्राम रख दे। मोलर मास कितना है, H2 का मोलर मास कितना है भाई, 2 ग्राम है ना, तो यहाँ पर 2 रखते, तो 9/2 मोल्स हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 मोल्स, 9 ग्राम मतलब 4.5 मोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी राइट आंसर हो गया। आई होप आपको लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये कंप्लीट लेक्चर देखा। आई होप इंशाल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैड पाथ विथ मी। चले बाय बाय बच्चों।